इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। अगर इलेक्टेड वजीर आजमों को आप जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा? जनरल जियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो उस पर हैरत ही होगी। मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही अभी तक हुकूमत के रवैये में। MQM की जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं तो वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। बढ़ते हुए फासलों, तलखियाँ, पेचीदगियों के दरमियान ज़रूरत तो इस अमर की थी कि सीरियसनेस दिखाई जाए, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए या पहल की जाए जिससे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए कि पार्लियामान के अंदर जो बिजनेस ऑफ द हाउस है उसको संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। ज़रूरत इस अमर की थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे एहसास हो ऑपोजिशन बेंचों को भी कि अब एक साथ इकट्ठा मिल बैठ के चलना पड़ेगा। गो कि हमने बहुत सी आवाज़ें सुनी, बहुत से इस तरह के अहद भी सुने कि अब चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाया जाएगा कि सब मुईशत के ऊपर भी साथ चलेंगे, अब मिल के आगे बढ़ा जाएगा। स्पीकर ने भी इस हवाले से बहुत इनिशिएटिव्स लिए, मगर बदकिस्मती से अभी भी कुछ ऐसे इकदाम हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं जिससे उसकी गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक इंतहाई अहम बॉडी है, एग्जीक्यूटिव पे चेक रखने की, ओवरसाइट रखने की इंतहाई अहम बॉडी, जिसके अंदर खुद पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, मिनिस्ट्रीज का ऑडिट होता है, खुद कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पैरास पढ़े जाते हैं, देखा जाता है। पहले तो अल्लाह अल्लाह करके इसका चेयरमैन ही मुंतखब नहीं हो रहा था और उसके बाद जब किया गया शहबाज शरीफ साहब को फाइनली, और गो के बार बार समझाया जा रहा था कि जमहूरी रवायत यही है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस बॉडी को हेड करे, और ये भी बताया जा रहा था कि इस बॉडी के अंदर मेजॉरिटी वोट से हट के वैसे ही कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, तो बेहतर यही है कि वसी तर मुफाद में जमहूरियत के ऑपोजिशन से ना लड़ा जाए। ये तो काम कर लिया, कड़वा घूंट एक पी लिया बकौल हुकूमत के, मगर अब शेख रशीद साहब को नॉमिनेट करके इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर थोड़ी देर ये भी समझ लिया जाता कि शायद बिजनेस विल स्टिल बी रन सीरियसली, उसका तहस नहस शेख रशीद साहब ने खुद कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके अंदर ये कह के कि अब एक नहीं दो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज चलेंगी। मामला कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह इस हुकूमत को संजीदगी से लिया जाए, किस तरह एक्सपेक्ट किया जाए कि हाउस को, पार्लियामेंट को खुद वो वकार पार्लियामेंटेरियंस एक्सटेंड करेंगे जिसकी वो मुस्तहक है, हम अभी भी समझने से कासिर हैं। बट इन द मीन टाइम हिज़्ब इख्तिलाफ तो दूर, अपने इत्तेहादियों के दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्लूडिंग PMLQ, जिसके बगैर सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ बारहा नहीं बना सकती। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLQ के, हमारा साथ दे रहे हैं राना अफजल साहब, PMLN की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं लास्ट बट नेवर द लीस्ट पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कामिल अली आगा साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो बताइएगा सर कि ये तहफ़्फ़ुज़ात, फिर सूबाई वज़ीर का इस्तीफ़ा, फिर उसको भी टैकल करना, मुनिस इलाही साहब की वजारत के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं कुछ मामलात रिजॉल्व हो रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़े संजीदा थे और मुल्क की और हुकूमत के मफाद में थे, और वो पिछले कई माह से चल रहे थे। उसमें सबसे पहली बात ये थी महर के, जब कोई पॉलिटिकल अलायंस होता है तो उसमें वो मशरूत होता है, और वो शराइत जो हैं वो बड़ी अगर अच्छी शराइत हों तो ये होता है कि आपस में मशावरत होगी, पॉलिसी साजी में अलाइज का हिस्सा होगा और उनको मशावरत में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो पावर शेयरिंग है उसके अंदर भी जो ज़्यादा नहीं तो कम से कम बकदरे जुस्सा उसको नुमाइंदगी मिलेगी। और उसके बाद ये है कि जो किसी भी पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनके साथ तावन बिल्कुल वैसा ही होगा और सलूक भी वैसा ही होगा जिस तरह हुकूमती बड़ी पार्टी जो ड्राइविंग सीट पे होती है वो उसके मेंबरान के साथ किया जाता है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, बावजूद इसके कि
क़यादत को, PTI की क़यादत को आगाह किया गया, लेकिन वो जूं के तूं रहे और तहफ़्फ़ुज़ात जारी रहे। और फिर दराड़ वहाँ पे आई जब हमारे एक मिनिस्टर ने, जो आपको पता है पंजाब के अंदर 2 मिनिस्ट्रियाँ मिलनी थी, एक मिनिस्ट्री दी और एक मिनिस्ट्री दे के भी फिर उसके बाद वो उसकी वजारत के अंदर जो है रखना अंदाजी शुरू कर दी गई और उसको इंटरप्ट करना शुरू कर दिया गया और मुदाखलत शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अब इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है और बड़ी पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही है और उम्मीद, मेरी इतला के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात अब आगा साहब जरा सा रोशनी डालिएगा कि एक तो आपने 3 इश्यूज हाईलाइट किए कि पॉलिसी मैटर्स के अंदर और फिर कुछ ऑन बोर्ड नहीं लेके लिया जाता और ताउन नहीं किया जाता। जरा सा इस पर रोशनी डालिए, कौन सी ऐसी पॉलिसी मेकिंग हुई है जिसके अंदर आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? ताउन किसके हवाले से, आपको कौन से इश्यूज पे आपको लगता है कि ताउन नहीं किया जा रहा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्टली इंटरप्शन, आप कह रहे हैं मुदाखलत कौन कर रहा है स्पेसिफिकली? जब हुकूमत होती है तो हर रोज एक नया इशू होता है, बिल्कुल, और इश्यूज के ऊपर अगर मुशावरत ना हो तो मामला जो हैं वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाते। ये और फिर अगर किसी अलायंस की क़यादत जो है उसकी सीनियरिटी ये डिमांड करती हो कि उनके साथ मुशावरत होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का अपना फ़ायदा होता है कि सीनियर क़यादत के साथ जो है वो मुशावरत की जाए इश्यूज़ के ऊपर, कोई ज़ाती मामलात के अंदर नहीं। ना ही हमारा कोई इस किस्म का मुतालबा आज तक रहा है। ये जो मुनसलाई की वजारत की बात है, ये तो एक इब्तदाई तौर पे जो तय हुआ था वो ये हुआ था कि 2 वजारतें जो है वो वफाक के अंदर मिलेंगी। वो हमारी पार्टी की मर्जी है कि हम किसका नाम देते हैं, इसलिए किसी का इसके अंदर दखल या सर हमारी इतलात के मुताबिक बहरहाल ये थोड़ा वजन तो है तहरीक इंसाफ की इस दलील में भी कि मुनसलाई साहब के खिलाफ कुछ नैब के केसेस भी खुले हैं, और इसके पेश रो के आपने पहले भी देखा कि बाबर अवान समेत उनके दूसरे वज़रा को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। जब मामलात को उठाया जाता है, एम्बैरसमेंट होती है, रेफरेंसेस बनते हैं या अदालत में पेश होना पड़ता है, तो चौधरी सालिक का नाम पेश करना फेडरल लेवल पे काबिल कबूल है? नहीं, देखें ये वाले इश्यूज तो हमारे तजाद की वजह नहीं बने कतई तौर पे। ये वाली बात कतई तौर पे आज तक ना एजेंडे पे रही है, ना ही ये मसला जो है वो ये इस नैच पे मामलात पहुंचने की वजह बने हैं। मैं समझता हूं कि जो असल इश्यूज थे वो तो बड़े जेन्युइन और बड़े मुल्की मुफाद के अंदर चल रहे थे, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं। देखिए ना, महंगाई का इशू है, महंगाई के ऊपर हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि महंगाई जो है ये लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही, लोग बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं और कमी होने की बजाय इजाफा होता जा रहा है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये इस नैज के थे और हमने इसकी तो कामिल अली आगा, क्या फिर आगा साहब मैं फिर गलत हूं कि आपको भी एतमाद नहीं है तहरीक इंसाफ की क़यादत में या उनके विजन में कि थोड़ी देर पेट कसना होगा या ये हालात खराब होंगे बेहतरी से पहले? आपको लग रहा है कि ये नाअहल है, इनको वाकई नहीं पता ये कर क्या रहे हैं? देखें, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती जो राय है वो ये है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुदाखलत से ही हल हो सकता है, और चूँकि हमारा सारा जो एग्रीमेंट था, जो हमारी शमूलियत थी, वो भी इमरान खान साहब के साथ थी, उनकी क़यादत में PTI के साथ थी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात निचली सतह पे हल होने वाले नहीं थे। और इसी वजह से हमने ये चाहा कि अल्टीमेटली हम मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के इल्म में लाएँ, वो ख़ुद इसके अंदर मुदाखलत करें, वो अपनी ज़ेरे निगरानी इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। तो अब मामला जो है उनकी इंटरफेरेंस से और उनकी मुदाखलत से अब मामला जो है वो बातचीत जो हो रही है उसमें संजीदगी नज़र आ रही है, और लगता है कि इंशाअल्लाह
ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए। अच्छा, सो राना अफजल साहब, आप देख रहे हैं इत्तेहादियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। मुझे अभी तक मेरे लिए ये आज इंकशाफ है कामिल अली आगा साहब का कि महंगाई के ऊपर भी दुखी है PMLQ पॉलिसीज़ के हवाले से। मेरे ये ख्याल था शायद ज़िलाई सतह तक जो ताउन नहीं किया जा रहा था इनके लोगों से और वज़ीरों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे थे वज़रा को, इसके ऊपर नाला थे और ऑफ कोर्स चौधरी साल एक मुनसलाही इशू। मगर सर आप देख रहे हैं ये तो ज़रा सा लीडरशिप के ऊपर भी सवालिया निशान कहीं उठ रहा है। तो पहले भी काफ लीग ये क्लेम कर चुकी है कि नून लीग ऑफर कर चुकी है, इनसे राब्ता कर चुकी है कि आए मिल के हुकूमत बनाए, आपको वजारत आला भी देंगे, आपको चीफ मिनिस्टरशिप भी ऑफर PMLQ को कर चुकी है बकौल PMLQ इटसेल्फ। तो आपको लग रहा है कि ये फायदा उठाएगी नून लीग अब इस सूरत हाल का? देखिए महर, अभी आज जो कामिल अली आगा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है अभी, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़े हो गई हैं कि जब किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से गिर जाती है तो उसके वो साथी जो उसका सहारा बनते हैं, वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि इनका सहारा बनते बनते हम अपने आप को भी ना खो बैठें। तो आज मुझे बिल्कुल कामिल अली आगा साहब की बातों से यही लगा कि अब जहां पाकिस्तान की कौम के हाथ खड़े हैं, ये लोग भी उस हद तक हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारे बयानात में कहा कि हम इस हुकूमत को गिराने में शामिल नहीं होंगे, हम इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, जिससे तासुर ये मिलता था कि ये बारगेन कर रहे हैं। आज कामिल अली आगा साहब की बातों से लग रहा है कि ये बारगेन शायद कम कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हैं। तो ये तो पूरी कौम की अक्कासी हो गई जो पाकिस्तानी कौम का आज हाल है। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो उससे ज़्यादा मानी खेज़ है कि इस मामले का हल सिर्फ इमरान खान के पास है। तो ये जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के नाम से आई थी, ये एक वन मैन शो है और एक वन मैन को आपने एलिवेट कर दिया है और उसके हाथ में ये सारा कुछ आ गया है। और उसको कितनी नॉलेज है मैनेजमेंट का, कितना उसका तजुर्बा है, कितना वो कॉम्पिटेंट है, वो वन मैन शो जो है वो पाकिस्तान के सारे मामलात को, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मामलात की वो पंजाबी में कहते हैं पंड, वो मामलात का जो मजमुआ है वो शायद उनकी कैपेसिटी से बहुत बड़ा होता जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। तो मैं तो इसको बिल्कुल आज और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि ये अनमैनेजेबल हो गया, हम कहीं कोलैप्स ही ना कर जाएं। जमान साहब, हालात इस तरफ जिस तरह मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि जरूरत इस काम की थी कि किसी तरह ऑन बोर्ड लिया जाए ऑपोजिशन को। आप अपने इत्तेहादियों को खोते दिखाई दे रहे हैं या उनका एतमाद खोते दिखाई दे रहे हैं अपनी पॉलिसीज के हवाले से, रवैयों के हवाले से, ताबुन ना करने के हवाले से। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक नया मोड़ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद साहब को नामजद कर देना, उनका आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि दो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां चलेंगी, ये सर ये किस तरह मुल्क चलाया जा रहा है? ये इतनी गैर संजीदगी क्यों है? अच्छा देखिए, ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती हैं हर सियासी जमात की। जिस तरीके से राना साहब फरमा रहे हैं इनको हर चीज़ जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है। देखिए, कामिल साहब ने जो कुछ फरमाया उसके अंदर कोई दो राय नहीं। उन्होंने ठीक कहा कि अगर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं या अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है या आपस में मुशावरत होनी चाहिए, जो कुछ उन्होंने कहा वो 100% सही कहा। किसी भी सियासी जमात का जो भी इत्तेहादी होगा वो उसकी ख्वाहिश होगी कि अगर मुल्क में कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, मुल्क में कोई मुशावरत की जा रही है, मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है या कोई भी ऐसी चीज़ महर जिससे आवाम को परेशानी है, तो वो हमारे इत्तेहादी ज़ाहिर है कि उसमें कंसर्न होंगे। और जो कुछ इन्होंने कहा मैं तो इनको बिल्कुल इनकी बात को सपोर्ट करता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस लिया है। सोलो फ्लाइट कैसे ले रहे हैं? ऑपोजिशन में 5 साल आपने सोलो फ्लाइट लेके दिखाया है, अब इत्तेहादियों को साथ ना लेके चलना। मैं आपसे वही फरमा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ना इंटरवीन किया है और परवेज़ खटक साहब से क्या है कि इनकी मुलाकात हुई है और बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं। मेरे ख्याल से मैं आपसे बताऊँ महर के कुछ 70% जो इश्यूज़ थे वो हमारे जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं। और बाकी जिस तरीके से कामिल साहब ने फरमाया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ही उस पर डिसीजन लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो 30% जो हमारे बैलेंस इशूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगे।
लेकिन महर इस बात को ज़रूर आप याद रखें कि जब इत्तेहादी होते हैं, आपस में चल रहे होते हैं, तो इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उसमें अगर हम दोनों मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ, बल्कि इसको बेहतर पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन समझेगा किस तरह एक मखलूत हुकूमत लेके चलनी है। नाजुक तरीन सूरत हाल पुल से रात से गुजरी है 5 साल। मगर सर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ऑपोजिशन को तो एलियनेट कर चुके हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फिर से फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत तो खत्म हो चुकी है। वो पिछले 5 माह में कोई 500 बार तो ये बता चुके हैं कि खत्म हो चुकी है हुकूमत। मगर सर द फैक्ट रिमेन्स इन द मीन टाइम बिजनेस ऑफ द हाउस को चलाना जिम्मेदारी आपकी है। ना ऐवान के अंदर वो सब्र तहम्मुल नजर आता है, ना ऐवान के बाहर दिखाई देता है। और कुछ फोरम्स ऐसे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे, जिसके अंदर गैर संजीदगी मुल्क के साथ एक मजाक है। नहीं देखें, डेफिनेटली ठीक कह रही हैं, बिजनेस ऑफ द हाउस चलाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपने बिजनेस को चलाएगी। लेकिन ये देखना है कि अपोजिशन का रवैया क्या है। जब ऐवान में अपोजिशन आ रही है तो वो क्या मुल्क के मसाइल के ऊपर बात करना चाहती है, या खाली बैठ के शोर शराबा करना चाहती है, बदतमीज़ी करना चाहती है और माहौल को ख़राब करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस माहौल के अंदर, जिस हालात के अंदर पाकिस्तान को आके उन्होंने टेक ओवर किया, महर आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कि किस तरह करप्शन हुई है, क्या हालात मुल्क के रहे हैं, किस हालात में मुल्क हमें मिला है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, अगर उसका कंपैरिजन पिछली गवर्नमेंट से किया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रही है। अब देखें हालात बेहतर होते जा रहे हैं। यूएस पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, हर मुल्क पाकिस्तान के साथ आगे आज खड़ा हो रहा है। तो जाहिर है महर ये एक बहुत बड़ी बेचैनी की बात है अपोजिशन के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो है वो स्टेबलाइज हो रही हैं। इनकी तो ख्वाहिशात ये हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से परेशानी में आ जाए, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि PTI को किसी तरीके से नहीं चलने देना है। हालात बहुत बेहतर हैं, हम ऐसे ऐसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर। शाहिदा रहमानी साहब तहरीक इंसाफ तो क्लेम कर रही है, और अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम भी मुखातिब थे, वो भी ये कह रहे थे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल कितनी खराब है। जब टेक ओवर किया है और अंदर से हालात को देखा है तो अंदाजा हुआ है कि कितनी बद से बदतर सूरत हाल हो चुकी है, करप्शन की बदौलत, इधर बद इंतजामी की बदौलत। मगर बीबी हालात जरदारी साहब के तो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि 172 नामों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो है वो गालिबन 32 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र अब किया जाएगा, और जरदारी साहब तो अब परमानेंट ECL के ऊपर हैं। बहुत शुक्रिया महर। देखें अभी जिस तरीके से आपने इन्होंने बात की, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान, आपने ख़ुद उसका इकरार भी किया कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला 2008 में, एक तवील मार्शल के बाद मुल्क की जो हालत थी, जो हमारा फाइनेंस था, वो PMLN की जो मिनिस्टर्स थे इसहाक डार साहब, वो छोड़ के भाग गए थे, और उस वक्त हमारी भी सादा अक्सरियत थी और दहशत गर्दी की एक वार थी। हर महाज पर जो है एक बड़े खौफनाक से सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि हमने रिकन्सिलेशन के साथ 5 साल में लेजिस्लेशन भी की और तमाम इत्तेहादियों को भी लेकर चले, और हमारे दौर के अंदर जो काम हुए, ज़राअत ने भी तरक्की की, मुल्क भी तरक्की में हुआ, दहशतगर्दी की जंग में हमने सवात में भी परचम लहराया, और वो लेजिस्लेशन करके जो तारीख़ का एक हिस्सा बन गए। लेकिन अभी जिस तरह इनके ख्वाब हैं, ये तो इस तरीके के बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छिछड़े नज़र आते हैं। देखें कि ये सारी चीज़ें जो ये कह रहे हैं, ये मुशर्रफ भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी का नाम नहीं रहेगा, PMLN का नाम नहीं रहेगा, हमने ख़त्म कर दिया। ज़िया ने भी यही कोशिश की थी, ये भी उसी फार्मूले पे चल रहे हैं, जिन क़ुव्वतों के सहारे आए हैं और जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। ये इनका ख्वाब तो है, लेकिन इस तरह की हुकूमतों का यही हाल होता है कि जैसे 6 मंथ के अंदर कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके, आवाम महंगाई में कमी हो गई। महंगाई थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, देखिए ना, एक से शाहिदा रहमानी तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। नवाज शरीफ साहब अभी पाबंद सलासल हैं, आज उनकी मुलाकात का भी दिन था, उनसे लोग मिल के भी आए हैं। उनका ये भी कहना था मैं पहले जैसा नवाज शरीफ नहीं रहा, मैं वो बंदा ही नहीं रहा अब। और उनके दिल को भी ये बात बहुत छुई कि रिहाई मिलनी चाहिए, ना सिर्फ अस्पताल बल्कि रिहाई मिलनी चाहिए, उनके दिल को बात लगी। सो आई मीन ही इज इन ट्रेमेंडस स्ट्रेस राइट नाउ। सेहत के हवाले से भी मसले मसाइल हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी क़यादत को भी पाबंद सलासल देखा जाए आने वाले दिनों के अंदर। इस मुल्क में दर्जा हरारत राना अफजल साहब किस हद तक बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है? एंड आई एम नॉट सेइंग अगर दोनों बड़ी अहम जमातों अपोजिशन के लीडरशिप अगर जेल में हो, बिहाइंड बार्स हो, तो आप इस हुकूमत को टेन्योर अपनी पूरी करते देख रहे हैं?
महर, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह आपने कहा कि आपकी भी क़यादत तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी क़यादत ने 11 साल से ज़ायद अरसा पाबंद सलासल गुजारा और उन बेबुनियाद मुकदमात पर, और हम नई बात की बात नहीं है बीबी, मसला इधर ये कि और अब भी हम इस तरह के किसी भी चीज़ों से घबराने वाले नहीं, इस प्रोपेगेंडे से, इस झूठ से और इन तमाम मुकदमात को, इन हाँ बिल्कुल, आपकी भी इन बातों से कौम बोर हो चुकी है कि आप करप्शन और अपने सफ़ों में चोरों को बचाने के लिए चोर का नाज लगाते हैं, तो लोग भी ये कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है आपकी ये बातें। देखिए महर, आप इंतजार कीजिए, आप देखिए कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि जेल जाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और एक उम्र का हिस्सा होता है, और एक लेवल पे आपने काम किया होता है, आप वजीर आजम रहे होते हैं, आपने उस मुल्क की खिदमत की होती है, और फिर वो मुल्क आपको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि आप फील करते हैं कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही, ये बड़ा तकलीफ दे होता है, और किसी के लिए भी तकलीफ दे होगा, सिर्फ मियां नवाज शरीफ की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग हमें जेल में डाल सकते थे और रख सकते हैं अगर इन्होंने कोई अच्छे काम किए होते, अगर अवाम इनको पजीराई कर रहे होते और कहते कि आपने पुरानी हुकूमत से बेहतर काम किया और उन लोगों की चोरी पकड़ ली और वो आपको इंसाफ होता हुआ नजर आया, वो चीज़ें साबित हुई बियॉन्ड एनी डाउट। यहाँ तो दिन दिहाड़े गोलियां मार के लोगों को मार देते हैं, और उनके कत्ल को छुपाने के ऊपर हुकूमत जो है वो बंदबाजियां मार रही है कि वो मर्डर को छुपा दें। तो इन लोगों ने इंसाफ, जब आवाम के अदना कमजोर लोगों के साथ इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये गवर्नमेंट कैसे चला सकेंगे, और ऊपर से ऑपोजिशन को जेल में डाल देंगे। तो ये भी एक इनकी विश लिस्ट है कि वो ऑपोजिशन खत्म हो जाए। राना साहब, मुझे वक्फा लेना है। राना साहब, वक्फे से पहले क्या मियां साहब की आज की ये बात कि रिहाई की बात दिल को लगी है, इससे कहीं ना कहीं ये अखज़ किया जा सकता है कि अब उनका भी PMLN को आगे बढ़ाना, खुद लीड करना शायद, या सियासत के अंदर पेश रहना उनका दिल नहीं, यानी कि पहले भी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेगम कुलसूम नवाज वाज नॉट इन फेवर, मगर उन्होंने किया, और अब कहते हैं कि इसी की वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ा है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म डिलीवर कर सकें या इस मुल्क के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दे सकें, बट कैन वी टेक दिस एज हिम एक्सटेंडिंग अ मैसेज या एक्सटेंडिंग अ हैंड कि भाई रिहाई दिल को लगी है, बस रिहाई मिल जाए। वक्फे के बाद राना साहब इसका जवाब दीजिएगा। कामिल अली आगा साहब और आप दोनों जो सियासतदान हैं, एक वसी तर तजर्बा रखते हैं पार्लिमानी अमूर के ऊपर, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ आपका इनपुट बहुत जरूरी है सर एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो राना साहब, आप ही से आप बात खत्म कर रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जिसने एक एग्जीक्यूटिव पे चेक भी रखना है, मिनिस्ट्रीज का ऑडिट भी देखना है, ओवरसाइट भी रखनी है। चौधरी निसार साहब के दौर में बड़ी मुतहर्रिक रही, बेहतरीन कारकर्दगी रही, एंड देन उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की खुर्शीद शाह साहब ने। अब अल्लाह अल्लाह करके जब शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बना ही डाला, आपको क्या लगता है कि शेख रशीद साहब को नामजद करना और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोशिश क्या है, ये ज़हनी तशद्दुद है PTI की तरफ से, आपकी क़यादत के लिए कोशिश की जा रही है, या कोई मजाक है, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ज़हनी इनको अब तक एहसास हो जाना चाहिए था कि इनकी जो भी मूव होगी उसके ऊपर हम डटे रहेंगे, हम लोगों को डर के भागने वाले नहीं है। अगर 6 महीने में इस हुकूमत को यह समझ नहीं आई कि ऑपोजिशन भागेगी नहीं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नालायकी है कि उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि वो फाइट बैक करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। और अगर ये मजीद फाइट करना चाहते हैं, और जो शेख रशीद की जो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे लाके आए, मैं समझता हूँ ये एक एग्रेसिव स्टेप है। और ये आपने जब कोई लोगों में पीसफुल माहौल लाना होता है तो आप लोगों को परे परे कर देते हैं, आप उनको आप अपने अमले को कहते हैं कि जी आप हाथ हौला रखें, आप बयानात कम करें। और लेकिन यहाँ पे तो एक कल्चर है कि वो चीते 2-3 को चीता कह दिया, अब हर कोई कराची से भी चीता बनने को तैयार है, हर कोई चीता बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो चीतों से भी बड़े हैं शेख रशीद, जिनको ये कहते थे या अल्लाह मुझे कोई शेख रशीद जैसा ना बने। तो अब वो दोनों एक जैसे हैं, और अगर वहाँ पे इनका मकसद लाने का ये है कि ऑपोजिशन को बुली करेंगे, तो फिर माहौल तो ख़राब होगा। फिर ऑपोजिशन तो बुली नहीं होगा, ऑपोजिशन तो हमारी तो सर्वाइवल है और हमने तो फाइट बैक करना है। और हमारे तो ऑड्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ इस हुकूमत से नहीं है, इस हुकूमत के और सपोर्टर्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि वो कहाँ तक इस हुकूमत को बर्दाश्त करते चले जाएंगे और कहाँ तक पाकिस्तान की बर्बादी को देखेंगे। तो
तो ये हमारे लिए तो फाइट बैक, हम तो पाकिस्तान की खातिर अपनी जंग लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और मियां साहब का जो आपने बात की थी कि जेल के अंदर जो उनका बीमारी था, आई थिंक ये इशू नहीं है कि वो आके हुकूमत करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। जिस एज में हम लोग पहुंच गए हैं, मेरी हम उम्र है मियां साहब, इट इज अ डेलिकेट एज। नेक्स्ट बर्थडे ही विल बी 70 years old, और उसके अंदर अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो वो जो जवानी में अपने हेल्थ इश्यूज के लिए मैं वरी नहीं करता था, लेकिन इस एज में आके तो मैं वरी करता हूँ कि मैं मतलब आई शुड नॉट बी लेट टू द डॉक्टर। तो मेरा ख्याल है उनका ये कंसर्न जरूर है कि वो उनकी सेहत का जो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। बाकी अवाम की अगर अवाम उनको लेके आएंगे तो, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन ये मैं जानता हूं कि मियां साहब इज नॉट द पर्सन, वो अपने आखिरी सांसों तक रिटायर नहीं होंगे, वो पाकिस्तान की खिदमत। क्या लगता है कामिल अली आगा साहब, आखिरी सांसों तक मियां साहब रिटायर नहीं होंगे? आपको लगता है ऐसा ही? आप भी करीब से देख चुके हैं मियां साहब को भी सर, और ये पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुझे समझाइएगा। आपका तो बड़ा वसीतर तजर्बा, ये दो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां कैसे चलेंगी? देखिए मेरा ख्याल है कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा जिसका ऊपर फैसला ऑलरेडी हो चुका है, और वो जो हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स होंगे वो नहीं सर, ये नहीं। शेख रशीद साहब ने बड़ा वाज़ेह क्लैरिफाई किया है कि शहबाज शरीफ ऑडिट पैरा देखेंगे और मैं उनका ऑडिट करूंगा। तो ये दो चलनी है, एक रशीद की शेख रशीद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक शहबाज शरीफ की। मेरा ख्याल है कि ये इट इज अगेन वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर किसी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसको पास कर दें आप, लेट इट पास। मुझे तो लगता है बड़ी नॉन सीरियस अप्रोच है, इसको बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए सर। दिस इज ऑल बीइंग मेड अ मॉकरी आउट ऑफ नाउ। गलत बातें करेगा लेकिन कोई उसका आप ओवरसाइट बॉडी के इश्यूज को भी कह रहे हैं, ये बॉडी जो अपने इसने खुद पार्लियामान के इश्यूज देखने थे, अब ये ना देखे, इसके इश्यूज भी पहले हम अदलिया के पास ले जाए, जुडिशरी देखेगी, पहले अंदर एक दूसरे को पूरा करेंगे, लोथेड़ेंगे और फिर बाहर आके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जुडिशरी के पास लेके जाएंगे। में ज्यादातर इरेगुलरिटीज होती हैं और जब वो इरेगुलरिटी डिस्कस होती है तो पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं, भाई ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, उसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुई, तो वो इरेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं और करप्शन का मामला कम होता है, क्योंकि अगर करप्शन का मामला हो तो वो यहाँ आने से पहले एंटी करप्शन को जा चुका होता है। तो दीज आर बेसिकली इरेगुलरिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, जी आगा साहब। मेरे ख्याल में ये मामला तो बड़ा सीरियस है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को मजाक बना दिया। एक मैं तो इस बात से महर बुखारी इत्तफाक ही नहीं करता कि किसी ऐसे शख्स को जो कि पहले अरसे में इक़्तिदार में रहा हो उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो रिजर्वेशंस आती हैं और ऑडिट पैराज आते हैं वो पिछले अदवार के होते हैं। जो हालिया हुकूमत के मुतलका ऑडिट पैराज होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं। वो इश्यूज़ इतने रेलिवेंट इश्यूज़ नहीं होते, और वो वाले मामला जो है, ये रिवायत बन चुकी है कि पिछले जो अदवार गुजरे होते हैं उसके ज़्यादा मामलात उसके अंदर वो वाले मामला जिनके अंदर कोई ऐसी शिकायत सामने आ जाती है, कोई करप्शन हुई होती है या ज़्यादा ज़रूरत से पैसे या गलत तरीके से ठेके दिए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, और पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स के मामलात वहाँ पे आते हैं और उन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है और मुतलका ऑफिशल्स को बुलवा के सुना जाता है, और जो हुकूमतें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनके अहलकारों को और मुतलका लोगों को बुला के उनसे जवाबदेही ली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक तो ये कि ऐसा शख्स जो पहले इक़्तिदार में रहा उसको बिल्कुल सामने ला के खड़ा कर दिया है और उसे ही ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो अपने दौर के मामलात को वो जो है वो देखे और उसके ऊपर फैसले करे। दूसरी बात यह है कि जो आदमी एक इल्ज़ाम के अंदर और करप्शन के इल्ज़ाम के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हो, आप देखें ना कैसा तमाशा बना हुआ है कि उधर जिस्मानी रिमांड चल रहा है, उधर पीएसी की कमेटी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। वो तवातर के साथ जो है
वो उनको जारी किए हुए हैं ताकि वो रिमांड जो है हालात में स्पीकर बंदा बन सकता है, इस्लामाबाद में प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर बन जाए इन्हीं हालात के अंदर। जरा सुन ले, सुन ले मेरी जान, सुन ले, बर्दाश्त करें, हौसला करें। कोई किसी की बात सुनने में आपकी बात मैंने सुनी है कि नहीं सुनी, हौसले से सुनी है, आप भी हौसला करें। जो हकायक है वो मुझे बयान करने दें, मैं समझता हूँ कि और फिर उसके बाद देखें आप साद रफीक को भी उसका मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि उसका रिमांड भी जिस्मानी रिमांड और जुडिशियल रिमांड वो PAC की कमेटी की मीटिंग्स के अंदर गुजर जाए। तो ये तमाशा है ना कौम के साथ। ऐसे मामलात के अंदर अगर कौमी मफाद अगर सामने हो तो बंदा खुद भी कह देता है कि जनाब मैं इस जगह पे इस वक्त नहीं बैठूंगा, क्यों कि मेरे मामला जो हैं अभी अदालत के अंदर हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, तो मैं शायद इस बात का मुतम्मल नहीं हो सकता। आप मेरी जगह पे इस शख्स को बना लें। उनकी पार्टी के अंदर और बहुत सारे लोग काबिल, राना अफजल साहब बड़े काबिल आदमी हैं और सारे फाइनेंस के मामलात को समझते हैं। ये हमारे नायब वजीर भी रहे। राना अफजल साहब ने अगला इलेक्शन लड़के आना है ना वापस असेंबली में सर, हम जितवा के लाएंगे इंशाल्लाह। मैं मेहर बुहारी, मेरे कहने का मतलब है कि इन जैसे और लोग नहीं, बिल्कुल पार्टी के अंदर अगर ये ऐसा नहीं सोचते तो ये इनकी मर्जी है, अदरवाइज इनकी क़यादत को चाहिए। अच्छा, तो कामिल अली आगा साहब अभी देखें, हमजा शहबाज तो पाबंद सलासल नहीं है, तो उनको क्यों नहीं बना दिया जाता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का चेयरमैन? जी मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा कतई। काफ लीग इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। वो रखता हूं कि जो पार्लिमानी रवायात हैं उनके ऊपर अमल होना चाहिए, लेकिन पार्लिमानी रवायात ऐसी जो दो पार्टियों ने आपस में मुकमुका करके बनाई हो, वो कोई पार्लिमानी रवायात नहीं होती। सर, पूरी दुनिया के अंदर पार्लिमानी रवायत है कि ये ऑडिट कमिटीज और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑपोजिशन लीडर बैठता है, पूरी दुनिया में मुकमुका है। गलत तासर है मेहर बुहारी, गलत तासर है। मुझे बताएं कि इंडिया में ऑपोजिशन लीडर PAC का चेयरमैन बनता है? बताएं मुझे। सर, बरतानिया के अंदर है सर। फॉलो कर रहे हैं ना। हमारा देखे ना, अगर बरतानिया के अंदर तो लिखा हुआ आइन भी मौजूद नहीं है, हमारा लिखा हुआ आइन है। तो इंशाल्लाह दुआ करें हम भी काट उधर के पहुंचे कि लिखा हुआ ना हो और फिर भी इधर असूलों के ऊपर सियासत हो, असूलों के ऊपर, रवायात के ऊपर इधर मुआशरा भी चले। जो है मेहर बुहारी, अच्छी रवायात जो मुल्क और कौम के मुफाद में हो, उनको अमल करना, तो मैं समझता हूँ रवायात के ऊपर अमल होना चाहिए। लेकिन वो रवायात जो किसी ज़ात के फ़ायदे में जाती हों, मुल्क और कौम के मफाद में ना हो, उनके ऊपर अमल करना तो कोई रवायत नहीं है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और अच्छा अमल भी नहीं है। और अगली बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की इलाज के मामले में मैं समझता हूँ कि केयर करनी चाहिए। खुर्रम शेर जमान साहब, आपकी अच्छा देखिए, नहीं हम बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि महर, देखिए मैं आपसे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पंजाब में तो कहते हैं कि अपोजिशन को दिया जाए PAC, और नेशनल असेंबली में भी कहते हैं, लेकिन जब सिंध की अगर बात आती है तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि PAC की जो पोजीशन है वो हम अपने पास रखेंगे, वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। देखिए मैं ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो बुक्स छापी हैं पिछले 8-10 साल से, इन किताबों को महर कभी आप खोल के पढ़ें तो इसमें अरबों नहीं खरबों रुपए की आपको रेगुलरिटीज़ मिलेंगी, खरबों रुपए की टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर गड़बड़ मिलेगी, और ये सारी करप्शन है। आपको ये नहीं कह सकते कि करप्शन नहीं है, सब करप्शन है ये जो लगातार करते हुए आए हैं। लिहाजा आप मुझे बताएं कि इस बात के तो हमारी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब के अपना एहतसाब खुद बैठ के करेंगे। और रही बात, ये बात करेंगे हॉस्पिटल की बात करेंगे, देखें इनका मकसद क्या है, इनका प्रेशर देने का महर सारा मकसद ये है कि इनको NRO चाहिए, ये मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, इलाज के बहाने बाहर जाना चाहते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। और हम बार बार इनको कह चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कहा है महर
कि हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महर जो मैंडेट लेकर आई है पाकिस्तान में वो है क्या। वो 3 सबसे मेन चीज़ें हैं कि करप्शन का खात्मा करना है, जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनको जेलों में डालना है और लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आना है। अब ये कहते हैं कि उन चीज़ों से हम हट जाएं और इनकी बातें सुने आके इनको NRO दे दें, किसी तरीके से बच जाएं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए। बीमार हैं तो ज़रूर इलाज कराएं, इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल होगा। वो राना साहब ये तो आने वाले दिनों में हमने देखना है, मगर शाहिदा रहमानी साहब, इस पूरी सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक जो चीज़ मुश्तरक नज़र आ रही है वो नैरेटिव है PMLN और पीपल्स पार्टी का। आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कुछ कुव्वतें मुझे अंदर रखना चाहती हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो हम मेहनत से मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन कुछ कुव्वतों को एक कबूल नहीं है। यही बात बार बार दोहरा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब बाहर बैठ के, कभी 18वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, कभी सदारती निज़ाम का जिक्र आप लोगों की सफ़ों से होता है, और इन कुव्वतों का तो खुल के कभी बिलावल ISI का नाम लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का खुल के कहते हैं, कभी जरदारी साहब बात करते हैं कि किस तरह फौज के अंदर जवान खुश नहीं है। तो बीबी मुझे एक बात बताइएगा, ये जंग और ये नैरेटिव तो अपना के मियाँ साहब को तो कोई मदद नहीं मिली, उनको तो फिर भी जेल जाना पड़ा। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए महर, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बार बार खुर्रम शेर जमान या PTI वाले कहते हैं हम NRO के लिए कोई जा रहा है, तो इनसे हमें कोई किसी किस्म का NRO नहीं चाहिए। हमारे ऊपर जो केसेस हैं हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, इनको विफाक की फ़िक्र करनी चाहिए। जो पंजाब में ये जो अलायंस के साथ बैठे हैं बैसाखियों के सहारे, कि किसी वक्त भी अगर कोई बैसाखी गिरती है और इनके अपने अलायंस जो हैं वो इनसे नाला होते जा रहे हैं, तो इनको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि जिन बैसाखियों पर आए, बिल्कुल सही है कि इनकी कैंपेन जिस तरह चली है, इलेक्शन जिस तरह हुआ है, और जिस तरह 3 दिन आप अपनी करप्शन बता दें कि KPK में आपने क्या हशर किया है, आपका RBT जो मंसूबा है वो कहाँ चला गया, अरबों खरबों रुपए में चला गया, आपने कोई ऐसा काबिल जिक्र काम किया हो KPK के अंदर? आप अपने हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, सिंध की देख लें, हमारा बहुत बेहतर है, और यही वजह है कि हम आवाम के पाकिस्तान में सबसे बेहतर सूबा है। आपकी तरह हम रात के अंधेरों में इलेक्शन के नताइज नहीं बदलवाते या सहारे नहीं ढूंढते या एम्पायर की उंगली का इशारा नहीं देखते। हम आते हैं अवाम की कुव्वत से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख है, एक हिस्ट्री है, और हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी दी है, हम आपके लीडर की तरह नहीं कि दीवारें कूद कर घरों से भाग जाएं। हमने जेलों को भी फेस किया है। एक सूबे में रह गई हैं आप, सिर्फ एक सूबे में रह गई हैं आप। नहीं, हम आखिरी सूबा आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में है, और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी फिर इसी तरह ना पंजाब ना बलूचिस्तान पंजाब में भी आप जाते अपनी फिक्र करें। अगर आप इजाजत दें दोनों, मैं जाते जाते कामिल अली आगा साहब एक बात की तस्दीक कर दें, क्या वजीर आला बुज़दार साहब ने यकीन दिला दिया मुनस इलाही साहब को कि सूबाई वजारत का नोटिफिकेशन चंद दिन में ही मुतवक्के है? देखें, ये मेहर बुहारी ये इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रही है इशू है, हाँ या ना कर दीजिए सर। इब्तदाई नहीं, मैं अभी तक ये मामला जो है अंडर डिस्कशन नहीं है। जो असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अंडर डिस्कशन हैं, उसके अंदर जो मैं नहीं कह रही ये इशू है, नॉन इशू है सर, मैं बस ये कह रही हूँ यकीन दहानी दिला दी है। यकीन दहानी उन्होंने दिला दिया है। कामिल अली आगा साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, इंशाल्लाह दुआ यही है कि इशूज़ रिजॉल्व हो जाएं, कौमी मुफाद में रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन इन द मीन टाइम, इन द प्रोसेस हिज़्ब इख्तिलाफ को भी साथ लेके चला जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ खुद भी गौर व फिक्र करे कि पार्लियामान को चलाना ही इस मुल्क के मुफाद में है। पार्लियामान को रोकना या बिजनेस ऑफ द हाउस के अंदर पेचीदगियाँ खुद क्रिएट करना किसी के हक में नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इन द प्रोसेस लेट्स टेक द फोरम्स दैट डिमांड टू बी टेकन सीरियसली। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।